चाहे कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के बाद जो अंतड़ियां हैं वो सॉर्ट ऑफ स्लीप में चली जाती हैं, वो सो जाती हैं, उनकी मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। और गट का ऑपरेशन हुआ हो, पेट का, जिसमें जैसा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ हो या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, तो उसमें अंतड़ियां ज़्यादा देर तक सोई रहती हैं। तो फिर ये क्वेश्चन राइज होता है कि फिर हमें खाना पीना कब स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हमारी डाइट कैसे हम स्टार्ट करें, इसको कितने देर बाद स्टार्ट करें और खाने में क्या क्या लेना है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डाइट आफ्टर एवरी ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, हर्निया का ऑपरेशन है, या फिर ये पित्ते की पथरी का ऑपरेशन है, पेट के ऑपरेशन हैं, तो इन ऑपरेशन के बाद खाना पीना कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या ले सकते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। जब भी ऑपरेशन होता है तो उससे 6 घंटे पहले पेशेंट का जो है खाना पीना बंद कर देते हैं। सॉलिड डाइट होती है, खाना जो होता है वो बंद कर देते हैं, जबकि जो पानी होता है वो भी 3 घंटे तक पहले, ऑपरेशन से पहले खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, पीने के लिए नहीं दिया जाता। तो ये जनरल रूल है, जब भी पेशेंट को ऑपरेट करना है तो पेशेंट कम प्रिपेयर्ड और 6 घंटे पहले ऑपरेशन से खाना पीना उसका बंद हो जाता है। और फिर ऑपरेशन के बाद क्योंकि गट अभी स्लीप में होती है और पेशेंट इज़ आल्सो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो कुछ देर तक उसका खाना पीना फिर रोका जाता है। तो इस कंडीशन को कहते हैं NPO, नथिंग पर ओरल रूट। ऑपरेशन के बाद पेशेंट ने मुंह के ज़रिए से कुछ ख़ास वक्त के लिए कुछ नहीं लेना। उसके बाद फिर ये होता है कि 6 घंटे के बाद या फिर 12 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद, ये एक लिमिट होती है कि पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन ऑपरेशन, जैसे कि पेट की अंतड़ियों का ऑपरेशन हुआ है तो उसमें ज़्यादा देर के लिए भी NPO रखा जा सकता है, लेकिन अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन या पित्ते की पथरी का ऑपरेशन होता है तो एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए कुछ नहीं खाने पीने को दिया जाता। फिर उसके बाद ये है कि NPO जब ब्रेक किया जाता है, खाने पीने के लिए जब दिया जाता है, तो सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट को इस गट की एक्टिविटी, अंतड़ियों की एक्टिविटी को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए या वेकअप करने के लिए पेशेंट को च्यूइंग गम दी जाती है। च्यूइंग गम का फ़ायदा ये होता है कि एक फॉल्स सा मैसेज जाता है अंतड़ियों को कि पेशेंट जो है अब खाना पीना शुरू कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उसकी मूवमेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। ये इवनिंग आफ्टर ऑपरेशन ये स्टार्ट कराई जा सकती है। साथ पानी पीने को दिया जाता है। पानी पीने से ये होता है, एक तो जो मेडिसिन ली होती हैं ऑपरेशन के दौरान, जो मेडिसिन दी जाती हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं, एक तो वो वॉश हो जाएंगी और उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा, उसका असर ख़त्म हो जाएगा। साथ ही ये जो होता है, जो पानी जब जाता है तो ये गट की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है और उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे ये होता है कि गट एक मैसेज उसको मिलता है और उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। 24 आवर्स तक लिक्विड डाइट दी जाती है। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन सी लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, कौन सी डाइट ज़्यादा मिकदार में लें और कौन सी डाइट कम मिकदार में ले सकते हैं। तो फर्स्ट 24 आवर्स में लिक्विड डाइट दी जाती है। फिर उसके बाद ये होता है कि 24 आवर्स के बाद 1 to 2 डेज़ तक, 48 आवर्स तक हमें ये होता है कि सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट की जा सकती है। फिर आफ्टर 2 to 3 डेज़ के बाद पेशेंट कैन टेक नॉर्मल। हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये ERAS प्रोटोकॉल क्या है। ERAS, इन्हेंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। इसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हो गया है तो अब बेड रेस्ट करना चाहिए, अब हरकत नहीं करनी चाहिए, बेड पे लेटे रहना चाहिए, लेकिन डॉक्टर आपको कभी ऐसा नहीं कहेगा, सर्जन आपको कभी ऐसा नहीं कहेगा। ये हमेशा बात इसके उलट है। इफ़ यू कैन वॉक यू शुड गेट अप एंड वॉक। आप जितनी जल्दी वॉक करेंगे, वही बात है कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो क्या नुकसानात होंगे, या आप उठ के नहीं बैठेंगे, आप अपनी एक्टिविटी जल्दी नहीं करेंगे तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं। उसका ये होता है अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो बेड रेस्ट करेंगे तो आपका मसल वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, मसल वेस्टेज होना शुरू हो जाएगी। अगर आप वॉक नहीं करेंगे, लेटे रहेंगे तो आपकी जो खून होता है
है, जो टांगों में खून होता है वो उसके क्लाट्स बनना शुरू हो जाते हैं, वो खून जमना शुरू हो जाता है, डीवीटी होने के चांसेस होते हैं अगर आप वॉक नहीं करेंगे। इसके साथ लेटे रहने से और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इसके साथ लेटे रहने से फिर ये होता है कि आपकी गट जो मोटिलिटी है, गट एक्टिव नहीं होगी, वो लेट एक्टिव होगी। तो इफ़ यू कैन वॉक यू शुड गेट अप। अगर अभी ये होता है कि इवनिंग आफ्टर सर्जरी आपको बेड पे बैठ जाना चाहिए, और अगर आप ख़ुद नहीं बैठ सकते तो आपका कोई असिस्टेंट होगा, वो आपको पीछे टेक लगा के आपके बैठेगा, आप बैठ जाएं। और फिर यह है कि अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जो है आपको यू शुड वॉक, आपको कदम बढ़ाकर चलना चाहिए। अगर आप नहीं चल सकते तो फिर आपके साथ असिस्टेंट शेपरॉन जो होता है, आपके केयर टेकर होता है, वो आपको जो है ना वॉक करवाने की कोशिश करेगा। अब इस वॉक करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए फिर एनर्जी कहाँ से आएगी? ऑपरेशन पहले भी आपने खाना पीना बंद किया हुआ है, बाद में भी अभी इवनिंग पे आपने लिक्विड डाइट स्टार्ट की है, तो इसके लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? इसके लिए एनर्जी फिर ये होता है कि इसलिए अर्ली आपने इनटेक करनी है। शुरू में आपने लिक्विड डाइट, हमने पहले भी बताया, लिक्विड डाइट लेनी है, वाटर लेना है, लिक्विड डाइट के साथ सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। ये इसके लिए एक फ्यूल का काम करेंगे, ईंधन का काम करेंगे, और आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, आप में एनर्जी आएगी और फिर आप वॉक कर सकेंगे। जितना जल्दी आप एक्टिव रहेंगे उतना जल्दी आप रिकवर होंगे, उतना अर्ली इन्हेंसमेंट हो जाती है इसकी आफ्टर सर्जरी। तो ये ERAS के बारे में थोड़ा था। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि ये इन्हेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी का पूरा प्रोटोकॉल क्या है। ये पहले ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, ऑपरेशन से पहले कुछ किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान ऐसे किया जाता है, ऑपरेशन के बाद होती हैं कुछ एहतियातें, वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। खाने पीने में क्या ले सकते हैं, जैसे हमने बताया पहले आप NPO होंगे, फिर उसके बाद ये होता है कि आप जब लिक्विड डाइट स्टार्ट करेंगे तो आप क्या ले सकते हैं लिक्विड डाइट में, जो कि NPO ब्रेक करने के बाद इवनिंग आफ्टर सर्जरी आपने लेना है। उसमें आप फर्स्ट आप लिक्विड डाइट से स्टार्ट करेंगे। लिक्विड डाइट में आप ले सकते हैं वाटर इनटेक, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक ड्रग्स को भी वॉश आउट करेगी जो हमारी बॉडी में होती हैं ऑपरेशन के दौरान जो यूज़ की जाती हैं। प्लस ये होता है कि ये हमारे गट के अंतड़ियों के सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, ये पानी जो होता है। और साथ फिर आप लिक्विड डाइट में क्या ले सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं, आप यखनी ले सकते हैं, ब्रॉथ हो गया। इसके साथ आप ले सकते हैं कि एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं, आप स्मूदीज़ ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं, ये आप लिक्विड डाइट में ले सकते हैं। फर्स्ट 2 डेज़ तक तो लिक्विड डाइट होगी। फिर उसके बाद एक ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डोंट टेक टू मच ऑफ योर फूड। तो आप जो भी ले रहे हैं, ये लिक्विड ले रहे हैं, चाहे आप सेमी सॉलिड पे आएँ, दलिया पे आएँ, खिचड़ी पे आएँ, या फिर आप नॉर्मल डाइट जब आप लेना शुरू करें तो इतना नहीं लेना कि आपको अर्ज भी हो रही है तो आप पेट भर के नहीं लेना, क्योंकि अभी आपकी जो बावल मूवमेंट है, जो आपकी अंतड़ियों की मूवमेंट है, अभी वो दोबारा जो है नॉर्मलाइज होने में थोड़ा टाइम लेगी, और इसलिए है कि पेट भर के नहीं लेना आपने। 2 से 3 दिन के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद, हर्निया के ऑपरेशन के बाद और पित्ते की पथरी के ऑपरेशन के बाद, जिसमें अंतड़ियों का हमने ऑपरेशन नहीं किया, बड़ी अंतड़ियाँ इन्वॉल्व नहीं हुई हैं, बड़ी लेप्रोटमी नहीं हुई है। तो इन ऑपरेशन के बाद आप 2 से 3 दिन के बाद आप नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। और इस नॉर्मल डाइट में आपने क्या लेना है, टोस्ट ब्रेड ले सकते हैं, ब्रॉयल्ड चिकन ले सकते हैं आप इसमें, और राइस भी ले सकते हैं। ये भी मिसकंसेप्शन है हमारे एरिया में कि वो कहते हैं कि आपने जो है ना राइस नहीं लेने, चावल खाएंगे तो वो फिर उस ज़ख़म रेशा कर जाएगा। आप दूध पिएंगे तो उससे जो होगा वही दूध ही ज़ख़म वाली जगह से निकल रहा होता है। तो अक्सर ये सुन के वैसे तो सर्जन का मशवरा मान रहे होते हैं, लेकिन ये बात जब उनसे पेशेंट मिलने आते हैं, बहुत पेशेंट को मिलने आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, तो वो समझा के जाते हैं दूध नहीं पीना और चावल नहीं खाने। ये चीज़ें जब आप खाएंगी तो आपकी सारा ज़ख़म, क्योंकि जब वैसे पेशेंट में जब इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वो रेशा बनता है, तो वो ऐसे उसके साथ मिला देते हैं। देखें जब चावलों का जो पेस्ट है, देखें उसी तरह का यहाँ से निकल रही है, दूध है तो वो इस तरह का यहाँ निकल। कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेनी, जंक फूड्स हैं ना, जो पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, ये चीज़ें आपने नहीं लेनी हैं।
पेशेंट से पूछें तो वो कहेंगे हम तो नहीं लेते जंक फूड। लेकिन अगर आप नहीं लेते, वो ले रहे हो तो ऐसी बात नहीं कि वो नहीं लेते, कभी उन्होंने खाया नहीं है, ऑपरेशन हो गया हुआ है, थोड़ी सी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट करें और कुछ अरसा वेट कर लें। पहले आप नॉर्मल सॉफ्ट डाइट, और अगर लेनी भी है तो एनर्जी वाली जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाए वो चीज़ें आप लें। लेकिन पिज़्ज़ा से, पास्ता से और इस तरह के बर्गर्स हो गए, शवारमास हो गए, इससे अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शुगर होगी, इसमें बहुत सारी फ़ैट होती है और ये अंतड़ियों को डिस्टर्ब करती है। और आपने डोंट टेक टू मच ऑफ शुगर्स, बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेनी है। बहुत ज़्यादा शुगर में किस में आ सकता है? केक में हो सकता है, पेस्ट्री में हो सकती हैं, पाइस बनी हुई होती हैं और इस तरह के कोई होती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है। जब ये बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट लेता है ना, उससे ये होता है कि जैसे ये अंतड़ियों में जाता है तो ये जल्दी वाश आउट होकर गट में से बहुत आगे चली जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि पेशेंट को डायरिया हो जाता है। इसी तरह अगर आप फ़ैट लेते हैं, फैटी चीज़ें लेते हैं, तली हुई चीज़ें अगर आप लेते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हैं, उससे भी यही होता है कि डायरिया हो जाएगा पेशेंट को और मूवमेंट्स जो हैं, बाउल की मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो गो स्लो, आपने बहुत ज़्यादा शुगर नहीं लेनी, ऐसा फूड नहीं लेना जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर हो और बहुत ज़्यादा जिसमें चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, फैटी चीज़ें होती हैं और इस तरह के दूध बहुत ज़्यादा मिकदार में बाज़ दफ़ा ले लेते हैं, थोड़ी मिकदार में ले सकते हैं। तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपने थोड़ी एहतियात से लेनी है। तो ये इन चीज़ों से अवॉइड करना आपने, शुगरी प्रोडक्ट से, डेयरी प्रोडक्ट से, फैटी प्रोडक्ट से जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट होती है, इससे आपने अवॉइड करना। ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फ़ाइबर कंटेंट्स ज़्यादा हों और ऐसी डाइट लेनी है जिसमें एनर्जी ज़्यादा हो। तो सैलड आप ले सकते हैं, सैलड में ये होगा कि फ़ाइबर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, प्लस आपने ये होता है कि फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स आप लेंगे उसमें एनर्जी भी होगी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होंगे, विटामिन सी भी उसमें आपको मिलेगा और ये सारी चीज़ें हीलिंग में हेल्प करती हैं। और लीफ़ी वेजिटेबल्स जैसे होगी, पालक हो गई और सब्ज़ियाँ और तरकारियाँ हो गई और नट्स हो गए, होल ग्रेन हो गया, लेग्यूम्स हो गए, लीफ़ी वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी चीज़ें एक तो डाइजेशन इनकी अच्छी हो जाती है, टाइमली हो जाती है, गट को भी, अंतड़ियों को भी डिस्टर्ब नहीं करती ये सारी चीज़ें जो हैं। और दूसरा, इससे एनर्जी भी पूरी पेशेंट को मिल जाती है और साथ ये होता है कि फ़ाइबर इसमें ज़्यादा होते हैं, फ़ाइबर कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं तो हमारी बावल मूवमेंट जो होते हैं इसको एक्टिवेट करने में मदद देंगे। जबकि शुगरी प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होना, फैटी प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ नहीं होना। रूल यही है कि ये वाली हेल्थी डाइट लेनी है और इनको भी आपने ऐसा नहीं है कि टू मच नहीं करना, ओवरडू नहीं करना, पेट ज़्यादा भर के नहीं लेना आपने। ये आपके नेचर, आपको बॉडी आपको अलाउ करेगी, जितनी एनर्जी आपको ज़रूरत होगी वो। शुरू में आपने एनर्जी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने हैं और ये है कि मिकदार आप कम करें, लेकिन इसको रेपिटेशन में ले सकते हैं। अगर आप 3 टाइम खाना खा वैसे यूजली लेते हैं तो आप इस तरह है कि आप इसको 6 टाइम ले सकते हैं, आपको एनर्जी पूरी मिलेगी। लेकिन यह कि एक टाइम में आपने पेट भर के नहीं लेना। जब आप पेट भर के लेंगे तो बोझ पड़ेगा, क्योंकि हमारी अंतड़ियां जो हैं वो टाइम लेती हैं दोबारा वेकअप होने में। और इसका भी ये होता है कि जो स्टमक होता है और छोटी अंतड़ियां होती हैं और जो बड़ी आंत होती है, इनमें फ़र्क है। सबसे पहले छोटी आंत जो है ना वो एक्टिव होती है, उसमें पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो उसकी मूवमेंट स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद ये होता है कि वो 2 से 3 दिन उसको लग जाते हैं अच्छी तरह काम करने में। फिर उसके बाद ये होता है कि जो बड़ी आंत होती है फिर वो एक्टिव होती है, उसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं। फिर जो हमारा स्टमक है ये लास्ट वेकअप है। ये जो हमारा स्टमक है, मैदा है, तो जब हम खुराक ले रहे होते हैं वो पहले आप मैदे में हमारी खुराक जाती है, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत में, इस तरह तरतीब है। तो पहले ही अगर आप ज़्यादा मिकदार में मैदे में खुराक डाल देंगे, ऐसा होगा कि स्टमक जो है हमारा वो तो स्लीप वाली कंडीशन में है, लेकिन अंतड़ियाँ एक्टिव हुई होती हैं। तो उससे ये होता है कि मैदा जो स्टमक है इस खुराक को आगे भेजने के बाद वोमिट आउट कर देगा, बाहर निकल जाएगी। ज़्यादा मिकदार में लेने से अवॉइड करें, थोड़ी मिकदार में लें और ताकि वो सारी जब स्टमक से गुजर के चली जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वो एक्टिव हो चुकी होगी। उसके बाद जब वहाँ से प्रोसेस होकर बड़ी आंत में जाएगी वो पहले एक्टिव, उसके बाद एक्टिव हुई होती है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैसेज ऑफ द डे इज़ कि डाइट आपने अगर लेनी है, पहले तो आपने
पानी लेते हैं, च्युइंग गम भी लेते हैं। च्युइंग गम का ये होता है कि ये गट को थोड़ा सा धोखा देने की कोशिश करता है कि खाना शुरू कर रहा है, मरीज़ खाना शुरू कर रहा है, तो ये फिर एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। पानी आप लेते हैं, पानी को ये होता है कि ये मेडिसिन को वॉश करता है और फिर साथ ये होता है कि ये गट की मूवमेंट को भी स्मूथ करता है। साथ भी ये होता है कि आपने लिक्विड डाइट पहले स्टार्ट करनी है। एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं, प्रोटीन शेक्स हो सकते हैं और मिल्क शेक्स हो सकते हैं। साथ ये होता है कि यखनी और बाकी चीज़ें आप उसके बाद सेमी सॉलिड पे आ जाते हैं, दलिया, खिचड़ी, फिर सॉलिड डाइट लेनी है। 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट नॉर्मल अपनी डाइट ले सकता है, लेकिन ये होता है कि गो स्लो। और फिर ये होता है कि वॉक, हमने एक और इसमें डिस्कस किया है कि वॉक, जल्दी गेट अप एंड वॉक। गेट अप, आपने अर्ली टू बेड, आपने जल्दी जितना आप वॉक शुरू करेंगे आपके लेटे रहने के नुकसानात कम होंगे और गट भी एक्टिव जल्दी हो जाएगी, टांगों में खून नहीं जमेगा। प्लस ये है कि जैसे आप करेंगे तो आपको आप नॉर्मल लाइफ की तरफ बहुत जल्दी आना शुरू कर देंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो, डाइट आफ्टर एनी ऑपरेशन, स्पेशली अपेंडिक्स, हर्निया और पित्ते की पथरी का और बाकी जो ऑपरेशन होते हैं उसमें हमने डाइट को डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इससे रिलेटेड हम आपको वीडियोस नोटिफिकेशन उसका भेजते रहें। Thank you so much. Please subscribe to our channel and press the bell icon so that we can send you the latest videos.